दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कुल 88 बड़े नेता बैठे हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, संगठन के बड़े पदाधिकारी, सब एक साथ एक ही कमरे में। और उसी बंद कमरे में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जो अब पूरे देश की राजनीति में तूफान बन गई है। उन्होंने कहा कि मोदी का टाइम खत्म हो चुका है और आरएसएस अब मोदी का विकल्प तलाशने लगी है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, उस व्यक्ति का बयान है जो नेता विपक्ष है, जो लगातार संसद में मोदी सरकार को घेरता आया है और जिसके पास खुद के दावे के मुताबिक अब बीजेपी और पीएमओ के अंदर से भी खबरें आने लगी है। यही वजह है कि ये बात हवा में उड़ने वाली गप नहीं है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों में हेडलाइन बन गई है। और उस बैठक में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कैमरे पर आकर के इनकी पुष्टि भी कर दी है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी का दौर अपने आखिरी पड़ाव पर है? क्या सच में आरएसएस नए चेहरे की तलाश में है? और अगर हाँ, तो अगला चेहरा कौन हो सकता है? पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आमतौर पर बंद कमरे में होती है और वहाँ जो बातें होती है वो बाहर आती नहीं है, लेकिन जब बात इतनी बड़ी हो तो बाहर आ ही जाती है। और राहुल गांधी ने वहाँ अपने नेताओं को यही संदेश दिया कि अब तैयार हो जाओ, माहौल बदल रहा है और आने वाला वक्त कांग्रेस का हो सकता है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझना ज़रूरी है। सिर्फ भरोसा जताने से चुनाव नहीं जीते जाते, ज़मीन पर काम करना पड़ता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहले थोड़ा इतिहास देख लीजिए। भारत की राजनीति का एक अपना पैटर्न है। यहाँ जब जनता किसी को सिर पर बैठाती है तो सिर पर बैठाती है, और जब गिराती है तो फिर पूरी तरह से गिरा देती है। बीच का रास्ता कम ही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई। 2004 में जो सीटें मिली 2009 में उससे भी ज़्यादा मिली, लेकिन 2014 आते आते वही कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। मोदी 2014 में आए, 2019 में और भी बड़ी जीत के साथ आए और 2024 में किसी तरह से बैसाखियों के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं उससे राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि 2029 तक स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा उतनी ही बड़ी होती है जितनी लंबी सरकार होती है, और मोदी सरकार अब अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर चुकी है। जनता का धैर्य टूट रहा है, ज़मीन पर गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। यही स्थिति एक ऐसा समीकरण बना रही है जिससे आरएसएस को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर 2029 में नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और यही सोच नए विकल्प की तलाश की तरफ ले जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। बड़े नेताओं की एक खासियत होती है, वो अपने आसपास दूसरे बड़े नेता पनपने नहीं देते। जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं उगता, बस घास उग सकती है, वैसे ही मोदी और शाह के दौर में बीजेपी के अंदर दूसरे मजबूत चेहरे उभर नहीं पाए। सारी सत्ता एक जगह केंद्रित हो गई, बाकी नेता या तो साइडलाइन हो गए या फिर चुप हो गए। और अब जब मोदी का दौर ढलान पर है तो पार्टी के पास कोई तैयार विकल्प नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है आरएसएस के सामने। शीला दीक्षित का उदाहरण देख लीजिए। दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस की मुख्यमंत्री रहीं। उनके अलावा कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था। जब वो हारी तो कांग्रेस दिल्ली में शून्य पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। कम्युनिस्टों का लंबा दौर, फिर ममता बनर्जी का लंबा दौर, और अब ऐसी स्थिति की ममता बनर्जी को खुद अपनी सीट भवानीपुर से हारना पड़ा। बीच में जगह ही नहीं बची। लेफ्ट भी खत्म, ममता भी हारी। यही पैटर्न पूरे देश में देखने को मिलता है। बड़े नेता जब गिरते हैं तो उनकी पार्टी भी उनके साथ गिरती है। बीजेपी के साथ भी यही डर है। अगर मोदी का जादू खत्म हुआ तो पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो उतना असरदार हो, और यहीं से आरएसएस के लिए एक चुनौती खड़ी हो रही है। एक नए चेहरे को कैसे लॉन्च किया जाए और वो चेहरा हो कौन? अब बात करते हैं संभावित विकल्पों की। सबसे पहले नाम आता है अमित शाह का। वो मोदी के बाद पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते हैं, लेकिन अमित शाह अपनी अलग तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। जंतर मंतर मामले में उनके इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले रखा है और सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की तलवार भी उनके सिर पर लटक रही है। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम ही दिखाई देती है। दूसरा नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। उनके समर्थक बहुत उत्साह से उनका नाम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। योगी के नाम पर जितने वोट जुड़ते हैं उससे ज़्यादा वोट कट भी सकते हैं। उनकी छवि इतनी एक तरफा है, इतनी कठोर है कि जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो ज़रूर वोट देंगे, लेकिन जो न्यूट्रल वोटर हैं वो छिटक जाएंगे। और चुनाव जीतने के लिए दोनों
तरह के वोट चाहिए। इसीलिए योगी का दिल्ली में पैर रखना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। तीसरा नाम आता है राजनाथ सिंह का। वो एक अनुभवी नेता हैं, सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं और उनकी छवि भी अपेक्षाकृत नरम है। अगर आरएसएस को कोई सुरक्षित चेहरा चाहिए तो राजनाथ सिंह एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। कुछ हलकों में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी उछल रहा है। महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है, संघ के भी करीबी माने जाते हैं, लेकिन क्या पार्टी इतना बड़ा जोखिम उठाएगी कि किसी अपेक्षाकृत छोटे नेता को इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा दे? ये देखने वाली बात है। बीजेपी की एक खासियत है, वो कब क्या फैसला ले कोई नहीं जानता। बिहार में सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाना कोई सोच भी नहीं रहा था, लेकिन बना दिया। तो अगर कल को किसी अनजाने नाम की घोषणा हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें तभी मायने रखती है जब ज़मीन पर बीजेपी को नुकसान हो। और यहीं आती है असली कहानी। असली परीक्षा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगी। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा पंजाब। इन तीनों राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि 2029 में क्या होगा और उससे पहले क्या होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ योगी की सरकार है, यहाँ बीजेपी का पूरा मैकेनिज्म है, यहाँ हिंदुत्व की राजनीति सबसे मजबूत है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ भी बीजेपी को झटका लगा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बड़ी सीटें जीती थी। अगर विधानसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड जारी रहा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। गुजरात मोदी का अपना गृह राज्य है। यहाँ पिछले 30 सालों से बीजेपी का राज है, लेकिन हाल ही की खबरें बता रही है कि यहाँ भी दरारें पड़ रही हैं। बारडोली शुगर मिल के चुनाव में एक सिटिंग बीजेपी विधायक को किसानों के पैनल ने हरा दिया, वो भी अपनी ही ज़मीन पर। सहकारी संस्थाओं से लेकर के पंचायत तक बीजेपी को अंदरखाने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो 2027 में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी का जादू यहाँ भी काम करता है या नहीं। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी है पंजाब की। अब आप कहेंगे कि पंजाब में तो बीजेपी है ही नहीं, वहाँ चिंता कैसी? बात सही है, बीजेपी वहाँ हमेशा कमज़ोर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने पंजाब में जितना पैसा लगाया है, जितना संगठन खड़ा किया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जिस तरह से नेताओं को अपने पाले में खींचा है, वो चौंकाने वाला है। अपनी दुकान में कोई सामान नहीं, लेकिन दूसरों की दुकान में जूते चप्पल, कपड़े, बनियान सब कुछ ला करके सजा रहे हैं। मकसद एक ही है, किसी तरह पंजाब में जीत हासिल करना। लेकिन क्यों? क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि इस समय पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल है, और अगर वो पंजाब जैसे राज्य में जीत गए जहां उनकी कोई खास पकड़ नहीं है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा कि देखो, हम अभी भी वहाँ जीत सकते हैं जहाँ कभी सोचा भी नहीं गया था। ये एक तरह से अपनी ताकत दिखाने का तरीका है और साथ ही एक चेतावनी भी है कि विपक्षी नेताओं की कि हमारे खिलाफ खड़े होने से पहले 100 बार सोचना, वरना तुम्हारा राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए पंजाब का चुनाव भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो आरएसएस मजबूत हो जाएगा, तब कोई विकल्प नहीं बचेगा, नए चेहरे को आगे लाना ही पड़ेगा और तब शायद वो चर्चा जो अभी सिर्फ अटकल है हकीकत बन जाए। क्योंकि आरएसएस को अच्छी तरह पता है कि अगर एक बार सत्ता राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में चली गई तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरह से आज राहुल गांधी सक्रिय हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बदली है, वो कोई मामूली खतरा नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की सरकार आ गई तो वो सरदार पटेल की तरह आरएसएस पर दोबारा प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये कल्पना कितनी सच है ये अलग बात है, लेकिन आरएसएस के अंदर ये डर जरूर है। इसीलिए अब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि 2029 तक स्थिति बचाई जाए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की बदलती हुई छवि की। एक समय था जब कांग्रेस के अंदर के नेता भी बंद कमरों में कहते थे कि अगर राहुल की जगह प्रियंका होती तो हम मोदी से लड़ लेते। पप्पू का जो टैग उन पर लगाया गया था वो पूरे मीडिया ने उनके सिर पर बैठा दिया था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। अब वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल के पास विजन है और मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के नेता हैं। When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything. And I forgive you. Then suddenly they got scared. And Mohan Bhagwatji says, no, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it.
That is really the political fight that is taking place. भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद के अंदर के भाषणों तक राहुल ने अपनी छवि बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है और उसका असर अब दिखाई देने लगा है। एक जगह पर राहुल गांधी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग सोचते हैं कि उन्होंने 1.5 अरब लोगों को जान लिया है। अगर मैं भी यही दावा करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। That is my problem with the RSS. That RSS has decided that they know the truth of 1.5 billion people. And I say no, only 1.5 billion people can know their truth. Even I cannot do. If I start to believe that I know your truth, I'm a madman. Because I'm not you. I have not faced what you have faced. I have not seen what you have seen. I have not dealt with what you have dealt with. I don't have the same father, the same mother, the same friends, the same brother, nothing. So how can I say that I know your truth? जब तक आप किसी के दर्द से खुद नहीं गुजरे तब तक आप उन्हें नहीं समझ सकते। ये बात सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब बहुत गहरा है। मोदी सरकार का पूरा दावा यही है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ जान लिया है और अब वो सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, छात्र नौकरी की तलाश में हैं, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं और सरकार को इनकी बातें सुनने का समय नहीं है। यही सबसे बड़ा फासला है सत्ता और जनता के बीच, और यही फासला हर दिन बड़ा होता जा रहा है। एक और बात राहुल गांधी लगातार दोहरा रहे हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आखिर हमें दिया क्या है। पहले से ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं, जीएसटी के नाम पर अपनी जेब खाली कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें मिल क्या रहा है? सड़कें अभी भी टूटी हुई है, स्कूलों की हालत अभी भी ख़राब है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो जो पैसा हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया हिंदुस्तान को, जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है, एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। ये सवाल जब आम आदमी अपने आसपास देखता है तो जवाब खुद ब खुद मिल जाता है, और यही सवाल धीरे धीरे मोदी की छवि को कमज़ोर कर रहा है। जो लोग पहले उन्हें भगवान मानते थे, आज वही लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग पहले उनके नाम पर मरने मारने को तैयार हो जाते थे, आज वही लोग शक की नज़र से देख रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विपक्ष को समझनी होगी। सिर्फ मोदी की छवि कमज़ोर होने से कांग्रेस अपने आप सत्ता में नहीं आ जाएगी। इसके लिए विपक्ष को दम दिखाना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर पर लिखने से चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और बाकी विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, अगर सीटों के बंटवारे पर लड़ पड़े, अगर अहंकार आड़े आ गया, तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। 2019 में यूपी में सपा बसपा का गठबंधन बना था, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाए और मौका हाथ से निकल गया। ऐसा फिर न हो, ये सुनिश्चित करना विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बात और है जो विपक्ष को समझनी होगी। भारत में चुनाव सिर्फ रेफरी नहीं जीतता, दर्शक भी जीतते हैं, और आज के ज़माने में दर्शक की भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है। पहले टीवी चैनल तय करते थे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए लोग खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं और खुद फैसला कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है पिछले 10-15 सालों का, और यही वो जगह है जहां विपक्ष को अपनी ताकत लगानी होगी। दंगल में जब दो पहलवान लड़ते हैं तो फिर रेफरी नहीं तय करता है कि कौन जीता।
हजारों दर्शक की आंखें भी तय करती है। कई बार ऐसा होता है कि एक पहलवान हार भी जाए तो लोगों की सहानुभूति उसके साथ रह जाती है, क्योंकि वो पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा था और यही सहानुभूति अगले चुनाव में जीत बन करके आ सकती है। तो विपक्ष को देखना होगा कि वो लड़ रहा है, वो कमज़ोर नहीं है, वो सरेंडर नहीं करेगा। अगर ये संदेश जनता तक पहुंच गया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है इंस्टीट्यूशन की भूमिका। अगर 2029 में विपक्ष जीत गया तो क्या सत्ता का हस्तांतरण आसानी से होगा? ये सवाल भी हवा में तैर रहा है, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों संस्थाओं के प्रमुखों का चयन उसी सरकार ने किया है जो सत्ता में है। अगर कल को नतीजा विवादित हो गए, अगर कहा गया कि गिनती में गड़बड़ी हुई, तो कौन तटस्थ रहेगा? ये चिंता जायज है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है कि भारत की जनता ऐसा होने नहीं देगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है, उनकी विशालता है। यहाँ तमिलनाडु से लेकर के हिमाचल तक, केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, हर राज्य की अपनी पहचान है। कोई एक ताकत इस पूरे देश को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो अगर सत्ता के हस्तांतरण में कोई अड़चन आई तो जनता सड़कों पर उतर जाएगी और तब कोई भी सत्ता उसे रोक नहीं पाएगी। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इस पूरे परिदृश्य में एक और बात दिलचस्प है। बीजेपी ने पिछले सालों में जो नैरेटिव बनाया था वो हिंदू मुस्लिम का था, धर्म के आधार पर वोट बंटवारे का था, लेकिन पिछले एक महीने के छात्र आंदोलन ने इस नैरेटिव को हिला करके रख दिया है। जब बच्चे सड़कों पर उतरे तो वो न हिंदू थे न मुसलमान, वो सिर्फ बेरोजगार युवा थे जिन्हें नौकरी चाहिए थी। जब किसान लड़े तो वो न कोई धर्म से जुड़े थे न किसी जाति से, वो सिर्फ किसान थे। यही सबसे बड़ा बदलाव है। मुद्दा जीत रहा है, धर्म हार रहा है, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि अगर बहस नौकरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होगी तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है, और अगर बहस हिंदू मुस्लिम पर होगी तो लोग अब सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि पार्टी अब वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र और ऐसे पुराने मुद्दों को फिर से उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कब तक चलेगी ये देखने वाली बात है। जनता का ध्यान अब असली मुद्दों की तरफ जा चुका है, और एक बार जब जनता को असली मुद्दे पर बहस पसंद आ जाती है तो वो नकली मुद्दों पर वापस नहीं लौटती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आने वाले कुछ साल भारतीय राजनीति के लिए बहुत निर्णायक होंगे। 3 विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा की तैयारी, और उसके साथ ही आरएसएस के अंदर मंथन। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। मोदी का दौर खत्म हो रहा है या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब वो अजय नहीं रहे। दरारें दिख रही है, कमज़ोरी दिख रही है, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष भी अब कमज़ोर नहीं रहा। जो लड़ाई एक तरफा दिख रही थी वो अब 2 तरफा हो रही है। लोकतंत्र में जब 2 तरफा लड़ाई होती है तो जनता को असली विकल्प मिलता है। एक बात कहना और ज़रूरी है, मोदी को हराने का मतलब बीजेपी को ख़त्म करना नहीं है। पार्टी हमेशा रहेगी, कोई ना कोई नेता हमेशा आएगा, लेकिन एक विचारधारा के प्रभुत्व को चुनौती देना ज़रूरी है ताकि भारतीय लोकतंत्र में विविधता बनी रहे। अगर एक ही विचारधारा हमेशा सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। इसीलिए बदलाव ज़रूरी है ताकि हर पार्टी को समझ में आए कि सत्ता किसी की जागीर नहीं है, ये जनता की अमानत है, और जनता जब चाहेगी तब बदलाव करेगी। ये चेतावनी हर सत्ता के लिए है, आज बीजेपी के लिए, कल किसी और के लिए। ये राजनीति का चक्र है और यही चक्र चलता रहना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत का अतीत है और वो जो है वो भारत का भविष्य है। Do not worry, no amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडिया पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। ये बात सुनने में तो जोरदार लगती है, लेकिन इसे साबित करना ही असली लड़ाई है, और वो लड़ाई सिर्फ राहुल की नहीं है, ये पूरे विपक्ष की है, पूरी जनता की है। अगर विपक्ष एकजुट रहा, अगर जनता जागरूक रही, अगर संस्थाएं तटस्थ रही तो बदलाव होगा, नहीं तो सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। फैसला अब आम आदमी के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई मोदी का दौर खत्म हो रहा है? क्या आरएसएस नए चेहरे की तलाश में है? और क्या 2029 में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।